वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत खुश होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यूनिट नंबर 1 जो है ऑस्ट्रेलियाज़ फॉरेन पॉलिसी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो डील करता है अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज़ फॉरेन पॉलिसी। हमने ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी देख लिया, फॉरेन पॉलिसी क्या होता है वो देख लिया, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी देख लिया। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी में ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डोमेस्टिकली ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है, सब कुछ देख लिया। अब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी है सिर्फ एक अप्रोच से, ये एक एंगल से देख के समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमें अलग अलग एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने के लिए, खासकर ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। किसी ने ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को सुप्रीम कहा, किसने कहा कि एवरेज है, किसने कहा कि बिल्कुल वाहियात फॉरेन पॉलिसीज़ है। ठीक है, तो सिर्फ एक अप्रोच, जैसे कहते हैं ना कि जब हम एक मूवी देख रहे होते हैं तो सिर्फ एक एंगल से देख के ये नहीं समझा जा सकता, या एक पक्ष को देख के ये नहीं दिखा जा सकता कि सामने वाला पर्सन गलत है या सही है। अप्रोच टू द स्टडी मतलब होता है कि फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए क्या क्या अप्रोच है वो फॉलो कर सकते हैं। ये जो सेशन है इग्नू एमए के जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है उनके लिए है, वो ये देख सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखा कि यूनिट नंबर 1 में देख लिया कि हमने फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होता है। ठीक है, यूनिट नंबर में देखा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशन बनाता है, इसे हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हम ये देखने वाले हैं, ये समझना इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, कि दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाया और फॉरेन पॉलिसी हो गया। ठीक है, ये भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग अप्रोच यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, किस ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने के लिए देयर इज़ अ वेरियस अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोचेस है। जैसे हम किसी मूवी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं ना, वैसे ही फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने के लिए मल्टीपल एंगल्स से देखना पड़ेगा। उस टाइम के जिस टाइम पे ये फॉरेन पॉलिसी डेवलप हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया डेवलप हो रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अब एक सुप्रीम पावर माना गया, प्रिंसिपल पावर माना गया, एवरेज माना गया। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, उस टाइम पे उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे कितना एक्सपोर्ट होता था, कितना प्रोडक्शन होता था, ये सारा कुछ देखते हुए ही हम ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया जैसे कि जैसे जैसे दुनिया बदली, चेंज हुई। ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती गई, तो फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंज होता रहा। कोल्ड वार, जो कि यूएसए का जो कोल्ड वार चल रहा था, उसके ख़त्म होने के बाद जो जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुआ अमेरिका का, उसके बाद नए चैलेंजेस आने लगे। नए चैलेंजेस मतलब कोल्ड वार ख़त्म हुआ, उसके बाद कंट्री टू कंट्री ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, टेरर भी इंक्रीज़ हो सकता है, टेररिज्म इंक्रीज़ हो सकता है, डिप्लोमेसी इंक्रीज़ हो सकती है। इस तरीके से नए नए चैलेंजेस को फेस करना, और उस चैलेंजेस के साथ साथ उस चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉरेन पॉलिसी में ऐड करना। तो इस हिसाब से जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ थी ऑस्ट्रेलिया की, वो धीरे धीरे चेंज होती गई। उसके बाद 9/11 का जो अटैक था, सितंबर 11 2001 2001 का जो अटैक था यूएसए में। ठीक है, उस अटैक से भी, इस वजह से भी जो फॉरेन पॉलिसी को जो तरीका है वो चेंज हुआ। ठीक है, और नए नज़रिए से हमें पढ़ना पड़ा। प्रिंसिपल में हम अलग अलग अप्रोच पढ़ने वाले चैप्टर में। इंट्रोडक्शन में देख लिया प्रिंसिपल, बहुत सारे अप्रोच हैं ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। आपके जो सिलेबस में वो प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क दिया हुआ है, सेकेंड सैटेलाइट और डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क है, थर्ड मिडल पावर फ्रेमवर्क है, एंड लास्ट एक है सेकेंडरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 4 फ्रेमवर्क दिए हुए हैं। इस 4 फ्रेमवर्क को समझना है, मतलब 4 फ्रेमवर्क नहीं है, 4 तरीका है ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए। ये एक तरीके से एक्सपर्ट्स का ही इन्होंने फ्रेमवर्क दिया हुआ है, या मेथड दिया हुआ है, या व्यू पॉइंट दिया हुआ है, किस तरीके से समझना है। पहला है, फर्स्ट है प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क। प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क, जिसको बिग कंट्री इन द मेकिंग भी बोलते हैं। प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क मतलब अब बात करते हैं एक पॉपुलर अप्रोच जो कि प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क है। इसे हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कब और कैसे बड़ी ताकत, बिग पावर के रूप में देखा गया। इस अप्रोच में हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे और कब बिग पावर के अप्रोच में देखा गया। कैसे एक ऑस्ट्रेलिया जिसके पास अभी भी, ऑस्ट्रेलिया के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम पे जहाँ पे देखा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही पावरफुल कंट्री, उस टाइम पे भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा था, और वो मेनली जो उसका एक्सपोर्ट होता था कंट्री का, वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज का ही होता था। ठीक है, 1970s के दौरान कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, सम एक्सपर्ट सजेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, एक छोटा देश नहीं है, ये एक प्रिंसिपल पावर बन गया। तो ये किसने कहा था? एक्सपर्ट नहीं कहा था। तो इस तरीके से एक्सपर्ट ने अलग अलग अप्रोच निकाले। पहला अप्रोच है प्रिंसिपल पावर अप्रोच, उसमें देखा कि 1970s में कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश नहीं है, एक प्रिंसिपल पावर बन गया। प्रिंसिपल पावर मतलब होता है सुप्रीम पावर या फिर सोर्स ऑफ पावर।
ठीक है, यानी एक ऐसे देश की इमेज बन गई जो दुनिया में खुद की इम्पोर्टेंट जगह बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्यों आया? ठीक है, वाई दिस आइडिया कम अप? ठीक है, वही आइडिया इसलिए आया कि प्रिंसिपल पावर क्यों कहा जाना चाहिए। उस टाइम पे 1970s में जो एक्सपर्ट्स थे वो क्यों प्रिंसिपल पावर कहते थे। पहला पॉइंट यही था कि कोल्ड वार जो उस टाइम चल रहा था वो धीरे धीरे कोल्ड वार कम हो रहा था। जर्मनी और जापान जैसे जो देश थे वो इकोनॉमिक सुपर पावर में डेवलप हो रहे थे। कैसे सुपर पावर? इकोनॉमिक सुपर पावर में डेवलप हो रहे थे। यूएसए और चाइना का जो रिलेशन था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे 1970s के टाइम पे एशिया के कंट्रीज़, जैसे एशिया की जो कंट्रीज़ है लाइक जापान है, चाइना है, ये एशियन टाइगर बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहे थे। ये सब देखकर लोगों ने माना कि ऑस्ट्रेलिया भी एक एशिया पैसिफिक रीजन में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी एक और एशिया पैसिफिक रीजन में तो पावरफुल प्लेयर बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे ये लगाया गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो फ्रेमवर्क जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क है और ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर बन सकता है। नेक्स्ट, व्हाट मेड द ऑस्ट्रेलिया सीम लाइक अ प्रिंसिपल पावर? हमने क्या सोच के ये कहा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया को प्रिंसिपल पावर कहा जाना चाहिए। पहला फ्रेमवर्क प्रिंसिपल पावर कहा जाना चाहिए। क्यों कहा जाना चाहिए? इट इज़ अ बिग कंट्री जोग्राफिकली देखा जाए तो एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, और ये एक कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसके पास। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन, यूरेनियम, इस टाइप की नेचुरल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रीज ठीक ठीक चल रही है और मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री बहुत वाहियात है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, बहुत अच्छी मिलिट्रीज़ हैं इनकी। एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, ये भी एक हेल्प करता है ऑस्ट्रेलिया को एक प्रिंसिपल पावर बनने में। तो ये कुछ 5 पॉइंटर्स हैं। जोग्राफिकली बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रीज बहुत अच्छी है, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है और स्किल्ड और एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स ऑस्ट्रेलिया को प्रिंसिपल पावर बनाता है। एग्जाम्पल देख, एक एग्जाम्पल है जैसे एक क्रिकेट टीम में एक जो प्लेयर होता है, ऑलराउंडर जो प्लेयर होता है, वो सब कुछ बैलेंस करता है, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, लीडरशिप भी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को माना गया कि वो अपनी जगह खुद बना सकता है इंटरनेशनल स्टेज पर। नेक्स्ट, आइडेंटिटी कैसे कैसे अराउंड 1970s के बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया अपनी आइडेंटिटी को यूरोपियन नहीं मानता था। ठीक है, वो भले ही इंडिया पैसिफिक रीजन में था बट वो अपने आइडेंटिटी धीरे धीरे एशियन के रूप में माना गया कि जो ऑस्ट्रेलिया हो वो एशिया का ही एशियन है। तो ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट भी घोषित कर दिया गया। तो यूरोपियन आइडेंटिटी उसकी बिल्कुल नहीं थी, एशियन पावर के रूप में उसने अपने आप को देखा। मतलब वो समझने लगा कि जो उसकी जो पोजीशन है एशिया पैसिफिक के टाइम रीजन में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन यूरोपियन की उसमें। ठीक है, एक तो ये था। उसके बाद एविडेंस में स्टडी ने ये भी दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया टॉप कंट्रीज़ में आता है। इकोनॉमी बहुत अच्छी है, रिसोर्सेज उसके पास बहुत अच्छी है, डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। तो ये शो करता है कि ऑस्ट्रेलिया टॉप कंट्रीज़ में आता है। और कुछ और क्या क्या एविडेंस ये है कि प्रिंसिपल पावर का एविडेंस ये भी है कि वो APEC, OECD, एंजस जैसे बहुत सारे पार्टनरशिप के साथ वो पार्टनरशिप उसने एंटर किया हुआ है। ये शोज़ करता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मेन कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्रिटिसिज्म भी है कुछ कि अगर किसी भी फ्रेमवर्क का अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारे नेगेटिव, लोगों ने बहुत नेगेटिव भी बोला, लोगों ने बहुत बोला, एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क है। बट कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है ऑस्ट्रेलिया का प्रिंसिपल पावर फ्रेमवर्क का। क्रिटिसिज्म यही है कि ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था उस टाइम पे। एक्सपर्ट्स ने खुद ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया फील्स लाइक ह्यूबरिस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। रियलिटी ये है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी यूएस से जैसे उन लोगों ने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अभी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी यूएसए जैसे देशों पर डिपेंड करता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ट्रेड पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है, इकोनॉमी अभी भी मेनली रिसोर्सेज बेस्ड है। ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी है अभी भी सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइड करती है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड नहीं करती। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी उनको बाकी देशों, यूएसए जैसे, जापान जैसे देशों पे, साउथ कोरिया जैसे पे उनको मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से करवाना पड़ता है और वहाँ पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। उनके पास आयरन, कोल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, देन ऑस्ट्रेलिया ने 1991 में गल्फ वॉर और 2003 में इराक वॉर में यूएसए को बिल्कुल सपोर्ट किया। ठीक है, वो ये शो करना चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूएसए जैसे कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने एक ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि उसने सिर्फ सपोर्ट किया था, वो खुद वॉर नहीं लड़ रहा था। ठीक है, तो 1999 का गल्फ वॉर, 2003 का इराक वॉर में भी क्रिटिसिज्म ने बोला कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था, ये तो सिर्फ यूएसए के पीछे चलने वाली बात हो गई। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड फिडल भी कहा गया। ठीक है, सेकेंड फिडल मतलब होता है किसी का पीछा करना या किसी की कॉपी करना।
ठीक है, मतलब किसी को फॉलो करना है इस तरीके से। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है प्रिंसिपल पावर का, कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो फर्स्ट अप्रोच जो था प्रिंसिपल पावर अप्रोच हमने देख लिया। सेकंड अप्रोच जो बोलता है सैटेलाइट और डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसे डिपेंडेंट पार्टनर आइडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है सैटेलाइट या फिर डिपेंडेंसी अप्रोच। सैटेलाइट या फिर डिपेंडेंसी अप्रोच या फिर फ्रेमवर्क जो बोलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अभी भी बाकी देशों पे लाइक यूएसए, स्पेशली यूएसए पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट किस रीज़न से, मेनली दो रीज़न है डिपेंडेंसी का, डिपेंडेंसी फॉर द सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी फॉर द इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, या डिपेंडेंसी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि ऑस्ट्रेलिया एक डिपेंडेंट पावर नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, डिपेंडेंट है किस पे, और वो दूसरे पावरफुल देशों जिससे यूएसए पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दो मेन रीज़न है ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंसी का। सबसे पहला है डिपेंडेंस फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिपेंडेंट है। पहले ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन पे डिपेंडेंट करता है, लेकिन 1940s के बाद से वो यूएसए पे रिलाई करने लगा। ऑस्ट्रेलिया के लोग कहते हैं जूनियर मिलिट्री पार्टनर ऑफ द यूएसए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है जूनियर मिलिट्री पार्टनर है, मतलब यूएसए को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है मिलिट्री में। और उस टाइम पे जो पहले तो ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, फिर 1940s के बाद यूएस पे उसने बहुत ही ज़्यादा रिलाई करना स्टार्ट कर दिया। अपने आप लड़ने की कैपेबिलिटी उसके पास इतनी नहीं है, ठीक है, अकेले वो नहीं लड़ सकता है, तो वो किसकी हेल्प लेता है, यूएसए की हेल्प लेता है। जैसे इराक या कोरिया वॉर में ऑस्ट्रेलिया ने मोस्टली यूएसए को सपोर्ट किया। ठीक है, वो ये शो करना चाहता था कि वो भी क्या है, लड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है, उसने यूएसए को सिर्फ सपोर्ट किया। क्रिटिसिज्म ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या तो खुद यूएस का साथ देता है या फ्री राइडर बन जाता है। फ्री राइडर मतलब होता है फ्री में लुफ्त उतारना, ठीक है, मतलब किसी और का फ़ायदा उठाना। तो क्रिटिसिज्म ये भी कहते हैं कि यूएसए और कोरिया और इराक वॉर के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सिर्फ यूएसए का हेल्प किया, वो साथ में लड़ नहीं रहा था। और इस सम टाइम देखा गया कि फ्री राइडिंग के वे में उसको देखा गया ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, जैसे स्कूल में एक स्टूडेंट ग्रुप प्रोजेक्ट में कुछ खास काम नहीं करता है लेकिन मार्क्स लेना चाहता है, वैसे ही कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। सेकंड रीज़न था वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत ही मेजर रीज़न था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो यूएस जैसे देशों पे या पावरफुल देशों पे डिपेंडेंट है। ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी मेनली रॉ मटेरियल पे, एक्सपोर्ट पे चलता है, हमको पता है। वो उसके पास बहुत सारा क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल है, खदान है। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट भी वो मेनली वही चीज़ कर पाता है, एडवांस टेक्नोलॉजीज उसके पास अभी भी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमी जो है मेनली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, जैसे कोल्स हो गए, आयरन हो गए, एक्सेट्रा। रिच कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, जापान, चाइना में वो क्या करता है, अपने मार्केट्स, अपने जो रॉ मटेरियल है उसको सेल करवाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में यूएस, जापान, चाइना में उसके जो रॉ मटेरियल जो उसने माइन करके प्रोडक्ट को निकाला होता है वो बड़ी कंट्रीज़ में सेल करता है। उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है डिपेंडेंसीज़ का। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली नहीं है। एंड ठीक है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टीम है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उसकी R&D जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल किसी भी कंट्रीज़ को मेनली अगर उसको डेवलप्ड होना है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉरेन करेंसीज़ का रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके मैन्युफैक्चर्ड इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स नहीं है, R&D बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1980s में जब यूएसए ने अपनी ट्रेड पॉलिसी टफ बनाई, ठीक है, धीरे धीरे 1980s में जब यूएसए ने कहा कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और टफ करेंगे, तो जो यूरोप साइड के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड हो गए, क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा एकजुट हो गए, यूनाइटेड हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारा जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप वगैरह में वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट थी बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुई। और जो मेनली जो ऑस्ट्रेलिया था वो बाकी रिच कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट करता था। ठीक है, तो यूरोप जो हो गए यूनाइटेड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पर हमको देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद 1987 में, ठीक है, इसके बाद 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना फोकस ट्रेड पर शिफ्ट किया और कैरेंस ग्रुप बनाई ताकि ग्लोबल ट्रेड वॉर से बचा जा सके। ठीक है, एक ग्रुप फॉर्म किया, कैरेंस ग्रुप। तो ये तो था डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क। दो रीज़न है डिपेंडेंसी का, सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसका भी अलग अलग व्यू पॉइंट है। हर लोग इस जो फ्रेमवर्क है सैटेलाइट या फिर
डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क, इसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ नहीं है, स्पेशली इन द माइनिंग सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में एंड हायर एजुकेशन सेक्टर में। ऑस्ट्रेलिया को एक पैरी मटेरियल इकोनॉमी बोला गया, ठीक है, पैरी मटेरियल इकोनॉमी बोला गया, यानी डेवलप इकोनॉमीज़ का एज लेके, एक डेवलप इकोनॉमीज़ की हेल्प से वो खुद को डेवलप करना चाहता है, डेवलप कंट्रीज़ की हेल्प से खुद को डेवलप करना चाहता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे और ये कुछ क्रिटिसिज्म थे, नेगेटिव पॉइंट्स या फिर डिफरेंट व्यू पॉइंट बोल सकते हो आप सैटेलाइट या फिर डिपेंडेंसी फ्रेमवर्क का। नेक्स्ट है मिडिल पावर फ्रेमवर्क, ठीक है। मिडिल पावर फ्रेमवर्क थर्ड अप्रोच जो है मिडिल पावर फ्रेमवर्क, जिसको हेल्पफुल इन्फ्लुएंसर आइडिया भी बोलते हैं। यह आइडिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया और 1990s में फिर से पॉपुलर हुआ। बहुत ही कॉमन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा देखने को इसमें है नहीं। इसमें ऑस्ट्रेलिया को एक इन बिटवीन पावर माना गया। इन बिटवीन पावर मतलब ना तो आपके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, ना तो आप बिल्कुल सुप्रीम कंट्री हो, बिल्कुल सुप्रीम बहुत ही पावरफुल कंट्री, ना तो आप बहुत ही अंडर डेवलपिंग या फिर डेवलपिंग या फिर अनडेवलप्ड कंट्री हो, ठीक है, ऐसी कंट्री नहीं हो। आप एक मीडियोकर कंपनी हो, मीडियम साइज़ की कंपनी हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो। ये किसने बताया? ये मिडिल पावर फ्रेमवर्क, जो मिडिल पावर फ्रेमवर्क है उसने ये बात बताई, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एक इन बिटवीन पावर माना गया, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। क्या करता है इन बिटवीन पावर? ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं मल्टीलेटरल को सपोर्ट करता है। व्हाट मिडिल पावर डू, ठीक है, मल्टीलेटरल को सपोर्ट करता है। मल्टीलेटरल मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन या फिर ऐसे ट्रेड जहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व हो या फिर 2 से ज़्यादा पार्टी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में इन्वॉल्व हो, ऐसे ट्रेड को बोलते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? मल्टीलेटरलिज्म पे भी ज़्यादा फोकस करता है। मल्टीलेटरलिज्म मतलब कंट्री टू कंट्री ट्रेड करता है, साथ में वो कोऑर्डिनेशन रखता है किसके साथ? और भी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और WTO, ठीक है, इस तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी ये क्या करता है? टाई अप रखता है। तो ये मिडिल पावर फ्रेमवर्क बताता है, ठीक है। तो मिडिल पावर फ्रेमवर्क क्या करता है? एक तो मल्टीलेटरल को सपोर्ट करता है, जैसे UN, WTO जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। रिफॉर्म्स करता है, चेंजेस लाता है, ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें चेंज लाता है, प्रोसेस को ही नहीं चेंज कर देता है। रिफॉर्म बट नॉट रिवैल्यूएशन, मतलब लेकिन स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे चेंज आता है। स्किल्ड मीडिएटर होता है, ठीक है। ये शो करता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है एक स्किल्ड मीडिएटर है। स्किल्ड मीडिएटर मतलब एक पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा रिच है, रेदर देन इकोनॉमी, रेदर देन बीट एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं स्किल्ड जज या पीस कीपर के रोल में आता है, ठीक है। एज ए मीडिएटर हेल्प करता है, 2 कंट्रीज़ के बीच में कभी वॉर हुआ तो एज ए मीडिएटर हेल्प कर सकता है। ब्रिज बिल्डर होता है, रिच और पुअर कंट्रीज़ के बीच में एक गैप बना के रखता है। रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है, चाहता है कि सब देश इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करें। रूल ऑफ लॉ। सेंसस बिल्डर, सबका सुनता है, समझौता बनाता है सबके बीच में, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन सिनर्जी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, सारी कंट्रीज़ के बीच में, और सबको हेल्प करता है बिल्ड करने में या फिर डेवलप होने में। और एक गुड इंटरनेशनल सिटीजन है। गुड इंटरनेशनल सिटीजन मतलब अपना नेशनल इंटरेस्ट ब्रॉड तरीके से देखता है, सिर्फ सेल्फिश नहीं है, सिर्फ अपना ही नहीं कर रहा है। नेशनल इंटरेस्ट मतलब ग्लोबली लोग ग्रो हो, ऐसा है, ठीक है। तो ये एक और अप्रोच है उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने के लिए। तो हम फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने के लिए एक मिडिल पावर अप्रोच ये भी है। और क्रिटिसिज्म क्या है? बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी है। क्रिटिसिज्म यही है कि हर मिडिल पावर हमेशा गुड इंटरनेशनल सिटीजन नहीं होता, ठीक है, पहला तो यही क्रिटिसिज्म है। कभी कभी ये देश भी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि, ठीक है, मतलब ये होता है ना कि जब तुम आगे निकल रहे होते हो तो कई बार होता है कि हमें किसी को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ईस्ट टाइमर और सोलोमोन आइलैंड जैसे छोटे देशों में मिलिट्री इंटरवेंशन किया। क्रिटिसिज्म कहते हैं कि ये हेल्पिंग नहीं था, बल्कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल पाने की कोशिश की, जैसे टिमोर गैप का ऑयल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है। लास्ट अप्रोच या फिर लास्ट फ्रेमवर्क जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, जो कि सेकेंडरी फ्रेमवर्क, जिसको अदर लेस कॉमन वेज टू स्टडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 मेजर अप्रोच के अलावा और भी कुछ अप्रोच होते हैं, जैसे उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स अप्रोच, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच बार्गेनिंग करना, ठीक है। सेकेंडरी अप्रोच ये भी है। सेकेंडरी अप्रोच में बार्गेनिंग करना। गेम थ्योरी मतलब स्ट्रैटेजी और लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेना। इंटरडिपेंडेंस मतलब कैसे देश एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। रियलिज्म मतलब होता है प्रैक्टिकल और पावर बेस्ड अप्रोच, जिसमें सर्वाइवल और इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है।
ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी फ्रेमवर्क है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। एंड असेसमेंट पुटिंग इट टुगेदर, ठीक है, एक फाइनल असेसमेंट है। सभी अप्रोचेस को एक बेसिक सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की दुनिया में कौन सी पोजीशन पे माना जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हम किस नंबर पे, मतलब किस बेसिस पे उसको जज करेंगे, या दुनिया में वो कौन से नंबर पे माना जाएगा, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, या थर्ड नंबर पे, ठीक है। अगर हम उसे प्रिंसिपल पावर माने तो उसकी पॉलिसी कॉन्फिडेंट दिखती है, ठीक है। अगर हम उसे डिपेंडेंट पावर माने तो वो वीक और बहुत ही ज़्यादा किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, रिलायंट दिखता है। अगर हम उसको मिडल माने तो वो एक रिस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल प्लेयर बन जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ये लाइंस क्लियर नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया कभी कभी यूएस का फॉलोवर होता है, कभी अपने इंटरेस्ट के लिए पीस कीपिंग का अपने इंटरेस्ट की बात करता है हमेशा, ठीक है। तो ये एक असेसमेंट है कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्या माने, ठीक है। एक्चुअल में वो प्रिंसिपल पावर है, ये डिपेंडेंट है, ये मिडल पावर है। क्रिटिसिज्म ये भी कहते हैं, ये भी इसके बाद क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का रोल गुड सिटीजन से ज़्यादा एक स्मार्ट ट्रेडर का है, जो अपने रिसोर्सेज को सिर्फ एक्सपोर्ट करता है और वेस्ट के इन्फ्लुएंस में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये एंड हो जाता है। ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सैटेलाइट फ्रेमवर्क, मिडिल फ्रेमवर्क हमने देख लिया, ठीक है। और लास्ट में 2 अप्रोच भी देखा कि हमें एक्चुअली में सेकेंडरी अप्रोच देखा, फ्रेमवर्क देखा, और हमने ये भी देखा कि एक्चुअल में हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल पावर या फिर सुप्रीम प्रिंसिपल अप्रोच कहना चाहिए, ठीक है, या फिर सैटेलाइट या फिर डिपेंडेंसी अप्रोच क्या कहना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही सेशन एंड होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू पूरा सुनने के लिए। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पेन कर सकते हैं। आई विल रियली हैप्पी to solve your doubt. Thank you all of you.